अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियस मैंने का थोड़ा सा बुक से भी दिखा दूं। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो सही लगता है। इस बुक का भी हवाला देना। न्यूक्लियस के बारे में 3 लाइंस में वही जो हमने डिस्कस किया था। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और ये एक सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट है। ज़्यादातर सही है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यूज का भी है। देखो, जो मैंने इस पीडीएफ में वो जो मैंने चीज़ें रेड कलर से की हुई है ना, वो आपके एमसीक्यूज के लिए काम आएंगी। सही है, इसको मैं पूरा साफ करके सब सेट करके तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो वो जो रेड कलर से जो अंडरलाइंड हुई हुई है, रेड कलर से लिखी हुई है, तो वो फिर तुम एमसीक्यूज के लिए ज़रूर उसको प्रिपेयर करो। एमसीक्यूज की बुक भी मैंने पूरी सही। फर्स्ट ईयर की, सारे इसमें चैप्टर्स हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर की। अगर तुम्हें इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे बताना। मैं इंशाल्लाह फिर जब कोचिंग आऊँगा तो मैं पहुंचा दूंगा। सही है, मैं इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट सही। का मतलब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह गुलशन एमएमआर में। कोचिंग के बिल्कुल बराबर में ही फ्लैट्स हैं। नॉर्मल में शिफ्ट होता बिल्कुल अल जोहरा है। टावर। अच्छा जी जी मैंने बिल्कुल। जी जी। वो रेड कलर के जो है। हाँ वही है ना, शायद अल जोहरा ही नाम है ना उसका। तो बस फिर नहीं वो सर इतनी, हाँ कुछ, हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है शायद। मतलब अच्छा लगा मुझे ना वहाँ पे, तो इसलिए बस मैंने कहा चलो इंशाल्लाह डन है। तो फिर तो तुम्हारे पास मैं आके पढ़ा दिया करूंगा, मसला नहीं है। टाइमिंग्स वो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। वो नहीं हो सका तो फिर ऑनलाइन सही है, लेकिन तुम्हें ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे। टेंशन नहीं लो। सही है, तो जी जी इससे जी। आसानी हो। अच्छा, इसमें बेटा आपके पास जो है क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, हाँ। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म। सही है। अच्छा हाँ, मैं वो जो कह रहा था आपका बुक का, तो बुक का देखो सब वही न्यूक्लियोप्लाज्म बना हुआ है। ये न्यूक्लियस बना हुआ है। ये न्यूक्लियर पोर्स बने हुए हैं। ये रहा पूरा न्यूक्लियस, इसकी डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बना हुआ, हाँ इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बना हुआ। हाँ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को उन्होंने न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है। चलो ये भी सही है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उन्होंने डबल डबल बनाई हुई है। सही है, डबल होती है। और उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है। और न्यूक्लियस बना हुआ है। बस यहाँ कहीं भी लेबलिंग में आप वो कर दो न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये हो जाएगा आसान पूरा। खैर इसकी कोई डायग्राम आती नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं इसको मैं ओवरऑल ज़रा बता दूं जल्दी से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। और वहाँ पे प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए होता है सर, आरएनए होता है। सही, एंजाइम्स भी होते हैं डीएनए और आरएनए बनाने वाले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज मतलब बनाने वाले एंजाइम, जो डीएनए और आरएनए बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं। हाँ। सही है, ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं। मेन प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन होते हैं, इनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं। नॉन हिस्टोन। क्या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है और साइटोप्लाज्म दोनों सेम है तकरीबन उनकी कॉम्पोजिशन? आप कहोगे नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म में देर इज नो डीएनए आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए और आरएनए, तो थोड़ा फर्क होता है दोनों की हम्म। कॉम्पोजिशन में। सही है, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसको बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब मौजूद होते हैं। सर न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये लिखा हुआ। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। देखो, न्यूक्लियोलस का मतलब है सिंगुलर, न्यूक्लियोलाई का मतलब है प्लूरल। यानी कि एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलाई भी हो सकता है। सॉरी, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या क्या मतलब इसका? अब जैसे ही मैंने सेल बनाया, सेल के अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बनाया न्यूक्लियोलस। तो ये कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होता है। सही है, ये चीज होती है। ये वेरी करता रहता है, ये भी लिखा हुआ है बुक्स में कि इनकी तादाद वेरी करती रहती है। मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। जो न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, वो एक सेल में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, तो इनकी तादाद वेरी करती रहती है। सर न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस हो, क्या ये डिसअपियर हो जाते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है? ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। क्या ये वापस आते हैं? बिल्कुल, ये दोबारा भी आते हैं जब सेल डिवाइड हो जाता है। सही है, डन है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या जिक्र किया था, न्यूक्लियस के अंदर जिम्मेदारी होती है कि वो क्या पैदा करे, वो क्या बनाए, वो राइबोसोम्स बनाए। याद है, भी पढ़ा था।
और राइबोसोम्स किससे मिल राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोनिक एसिड। बिल्कुल, ये हो गया। और क्या लिखा हुआ है सर? न्यूक्लियस क्या? अब खैर इसका चैप्टर क्लोज हो गया न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के बारे में क्या? न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये आपको नजर आ जाएगा हमेशा किस सेल में जो डिवाइड नहीं कर रहा हो। नॉन डिवाइडिंग सेल में धागा होता है क्रोमेटिन, और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब आपको क्रोमोसोम्स तो नजर आएंगे। बिल्कुल। सिन बोर्ड में सबसे बुरी बात क्या लगती है? जो उन्होंने थ्योरी में दिया हुआ होता है वो डायग्राम में मुश्किल से मिलता है, जो डायग्राम में होता है वो थ्योरी में नहीं होता। अब डायग्राम में इन्होंने दिया हुआ है टीलोमर, ये सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ टीलोमर का कहीं जिक्र नहीं है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर जाती हैं। टीलोमर कुछ इधर भी नहीं। क्रोमेटिड जाएगा ना। नहीं नहीं, ये सही लिखा हुआ है। टीलोमर क्या है? देखो ये पूरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं ना, ऊपर वाले हम्म। यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर, बिल्कुल एंड वाले, उनको कहते हैं टीलोमर्स। समझ सही। गए? हाँ बिल्कुल। और क्रोमोसोम के अंदर ये जो आपको नजर एज सच आ रहा है थोड़ा, तो ये क्या है? ये पूरा क्रोमेटेड है और ये पूरा क्रोमेटेड है, इस तरह जो बना। ब्लैक ब्लैक। जी जी, मैंने जो इससे बनाया बिल्कुल। तो ये आपके पास एक क्रोमोसोम किससे मिलके बना? दो क्रोमेटिड्स से मिलके बना, सिस्टर क्रोमेटिड्स से। और दरमियान में आपको पता है इसके एक मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? सेंट्रोमेयर। सही है। जिसके अंदर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। सेंट्रोमेयर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। तो ये बड़ा मसला है। तो आपको डायग्राम से ज्यादा थ्योरी फॉलो करनी है कि थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं। सही, वो हम्म। आप ये बता रहे थ्योरी में कि कंडेंसेशन के बाद सॉरी ये बहुत ज्यादा थिक हो गया। कंडेंसेशन के बाद आपके पास क्या बन जाता है? यानी कि कंडेंसेशन का मतलब होता है कि क्रोमेटिन क्रोमेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो क्रोमोसोम बना रहा है। तो क्रोमोसोम्स बनते हैं कंडेंसेशन के बाद और रेप्लिकेशन के बाद। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं थिक थ्रेड्स, ठीक है। और ये मिलके बनते हैं क्रोमेटिन वगैरह से। या क्रोमेटिन लिख दो, क्रोमेटेड लिख दो, एक ही चीज़ है। क्योंकि अगर क्रोमेटेड लिखोगी तो उससे भी पहले क्या था? क्रोमेटिन था। तो सबसे स्टार्ट कहानी तो किससे होती है? क्रोमेटिन से ही होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ऐसी है। और दोनों सेम होते हैं। जब सेम है तो क्या बोलते हैं इसको बतूल? सिस्टर क्रोमेटिड्स। बिल्कुल। और एक क्रोमोसोम में चंदा दो आर्म्स होते हैं। एक होता है क्यू आर्म, सॉरी, एक ऊपर वाला होता है पी आर्म, नीचे वाला होता है क्यू आर्म। सही है। हम्म। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, ठीक है। और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन। सही है। अब जीन्स जहाँ पे मौजूद होती है ना डीएनए में, अब जैसे मैंने दोबारा बताता हूँ, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, ठीक है। सर अब आप बनाएंगे डीएनए, ठीक है। ये मैंने जैसे बना दिया डीएनए, एक मॉलिक्यूल, हाईली कॉइल्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। सर इसके अंदर जीन का है, तो मैंने जीन को थोड़ा सा उसका फ्रेगमेंट, ये रहा जो मैंने छोटा सा टुकड़ा बनाया, ये जीन है। दिस इज जीन। तो सर जीन मौजूद होती हैं जिन जगहों पे, उस जगह को, उस पोजीशन को कहते हैं जीन लोकस। सही, लोकस लोकेशन से निकला है। द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन डीएनए या इन डीएनए इज नोन एज जीन लोकस। या द पोजीशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम कह दो, द पोजीशन ऑफ जीन इन डीएनए कह दो, एक ही बात है। सही है। ये चीज हो गई। अब एक लास्ट चीज, आपका न्यूक्लियस टॉपिक खत्म हो जाएगा इससे। क्या है चंदा? वो आपको पता है कि न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स के दरमियान में एक मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की लोकेशन के एतबार से क्रोमोसोम्स को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो किस बिना पे? लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बिना पे क्रोमोसोम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स। कितनी टाइप्स बतूल? फोर टाइप्स। और डाउन। ये आसान है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है चंदा? जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, जबरदस्त। तो पी आर्म और क्यू आर्म दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। तो हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन द मिडल, और इसकी वजह से दोनों आर्म्स क्या हो गए? इक्वल। पी आर्म भी और क्यू आर्म भी, सही, इनकी लेंथ इक्वल हो गई। सब मेटासेंट्रिक क्या है? थोड़ा सा सेंट्रोमेर ऊपर चले गया, थोड़ा सा ऊपर चले गया। तो पी आर्म छोटा हो गया, क्यू आर्म बड़ा हो गया। तो उसको मैं ये कहूंगा क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल आर्म्स। हम्म। सही। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक वो होता है सेंट्रोमेर और ऊपर चले गया। तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म वेरी शॉर्ट एंड वन आर्म वेरी लॉन्ग।
मैंने यहाँ सॉरी शॉर्ट लिख दिया, इसको होना चाहिए था वन आर्म वेरी लॉन्ग। एक आर्म बहुत छोटा हो गया, एक आर्म बहुत बड़ा हो गया। क्या कोई मसला है, बीमारी है? नहीं नहीं, ये सब नॉर्मल है। ये सब ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। बस इंसानों में कौन सा नहीं पाया जाता, ये वाला अभी तक साइंस कहती है इंसानों में नहीं पाया जाता। टीलोसेंट्रिक कौन सा होता है कि क्रोमोसोम, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमेर सबसे टॉप पे चले गया, टर्मिनल पोजीशन पे चले गया, टॉप पे, जिसकी वजह से एक आर्म तो गायब ही हो गया, पी आर्म गायब ही हो गया, सिर्फ कौन सा बचा है, क्यू आर्म बचा है। तो हम कहेंगे उसको टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स विद सेंट्रोमेयर लोकेटेड ऑन टर्मिनल पोजीशन, सबसे टॉप की पोजीशन। साइंस कहती है दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। अभी तक तो पाया नहीं जाता। क्या उसका कोई नुकसान है? नहीं। साइंस कहती है, अब साइंस को जो चीज़ ना मिले वो कहती है बस पता नहीं अब नुकसान ना हो। अभी तक तो ये नहीं पाया जाता, क्या पता बाद में बता दे तीनों में तो साइंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन तीनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। ये तीनों जो है ये साइंस कहती है कि पाए जाते हैं ये इंसानों में। बिल्कुल, ये हमारे कैरियोटाइप में ये बिल्कुल पाया जाता है। और किसी के अंदर ये देख चेंज हो सकता है डिफरेंट। बिल्कुल हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ये शायद अभी साइंस इस तक ना पहुंचे, मुश्किल है इसका। कि अभी तक तो मिला नहीं, क्योंकि साइंस ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुकी है जेनेटिक्स। अब इतना डिटेल में बताने के बावजूद अगर टीलोसेंट्रिक नहीं मिला है तो शायद फिर नहीं होगा इंसानों में, तो शायद किसी और ऑर्गेनिज्म में मिल जाए। ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इंसानों में सर हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इंसानों में मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एमबीबीएस की बुक्स में लिखा हुआ है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन। तो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ईच सेल, हर एक सेल में होते हैं 46। ये लिखा हुआ है, हर एक सेल में, ईच सेल। और क्रोमोसोम्स हर एक हमेशा, सेल में क्रोमोसोम होते हैं 46। यस, और क्रोमोसोम ऐसे पाए जाते हैं यानी कि पेयर्स की फॉर्म में। यानी कि दिस इज वन पेयर, तो एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स आते हैं? एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स आते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ टोटल हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यानी कि कितने पेयर्स हो गए उनके? आधा कर लो आप, 23 पेयर्स। ऐसी है, 23 पेयर्स हैं, और टोटल हर एक सेल में, टोटल बॉडी में नहीं, हर एक सेल में टोटल कितने? 46। बहुत अगर मैं सारे क्या, होते हैं। बिल्कुल, और सेल्स कितने सारे हैं फिर? फ्रूट फ्लाई, उसमें हर एक सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं। 8 क्रोमोसोम्स हैं तो 8 का आधा कर लो, 4 पेयर्स। स्वीट पी, वेजिटेबल, इसमें कितने? 14। सही है। कॉर्न सेल्स हाँ 20 हैं हर एक सेल में, तो यानी कि 10 पेयर्स। ह्यूमंस में 46 यानी कि 23 पेयर्स। तो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। सही बतूल, ये समझ आया? जी। मीन्स बतुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ ऑनलाइन क्लास लेके, कोई बैकग्राउंड शोर नहीं, तुमने अच्छे से समझा, आवाज़ प्रॉपर आई, सब अच्छा सा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ है। मैं आज ना बतुल पूरा दिन फ्री हूँ। अभी एप्टीट्यूड का मैं कुछ एक आध सेशन रखूँगा। मैं इंशाल्लाह तुम्हें 7-8 बजे तक कांटेक्ट करके पूछ लूँगा, अगर तुम अवेलेबल हुई तो मैं एक क्लास और ले लूँगा तुम्हारी, उसमें एक टॉपिक हो जाएगा, एक और, इस तरह कर जी मैं लेंगे। आज तो मैं भी फ्री हूँ, आप ले लीजिएगा, आप मुझे बस मैसेज कर चलो, दीजिएगा, मैं जबरदस्त आज हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। सही है, अभी हमारे पास जितने दिन हैं इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, सैटरडे संडे भी देख लेंगे इसी वीक। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जल्द अज जल्द जो है वो ये वाला चैप्टर हाफ तो हो जाए, क्योंकि तुम्हारा पेस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेस से मुझे मसला नहीं है। सही है, तो यानी कि अब तुम पढ़ के रखना, मैं तुम्हें पीडीएफ भेजता हूँ, जब तक तुम न्यूक्लियस के, आप मुझे कुछ चीजें भेज दीजिएगा, फिर मैं अपने बिल्कुल पास बिल्कुल, में नोट कर लूंगी। बिल्कुल तुम इसके बाद ताकि पढ़ वो के रिवाइज रखना। कर दीजिए। हाँ, तुम इसके बाद एहतियातन बस पढ़ कर रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस पढ़ के रखना। सही है। ठीक है बतुल, मैं तुम्हें फिर लिंक सेंड करता हूँ, क्लासेस ले लूँ जरा मुझे एक दिन। ये हाँ जी। मुझे ये न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ के रखना है। न्यूक्लियस तो तुमने मेरे साथ पढ़ लिया तो मसला नहीं है, गो थ्रू कर अब लेना हमें एक क्या दफा बुक से। एंडोप्लाज्मिक पढ़ कर रखना। नेक्स्ट है? नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल आज ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये सही 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 बतुल, चलो। सही। ओके, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज ओके बतुल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।